सैनी समाज लिखा जी, लिख के दे दो यार। मैं नहीं लिख रहा हूँ। इतने कैसे कराओगे? अच्छा, धानक समाज से सुरेश चेयरमैन जी, राकेश बागड़ी पूर्व सरपंच जी, सतबीर ठेकेदार जी, रवि सरपंच जी, उदय भान जी, श्री ईश्वर प्रधान जी जो ब्लॉक के प्रधान हैं। हालो हालो हो जाए वो साइड हो जाए। इनके बाद में सोनिया मोर हमारी बहन से निवेदन करूंगा, वो भी बुक्के के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहन सोनिया मोर जी, बस हो गया हो गया हो गया। अब मैं निवेदन करूंगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पहले बोलना शुरू किया था, बीच में रुके, पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय जेपी दलाल जी से निवेदन करूंगा कि वह आए और हम सबको संबोधित करें। बोलो भारत माता की। भाई हाथ जोर से, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके जोर से नारा लगाओ, भारत माता की। आज इस किसानों के क्षेत्र में एक किसान के बेटे जिन्होंने नई नई जिम्मेदारी ली है और सैनिक परिवार से भी संबंध रखते हैं, हमारे भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सबसे वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी, हमारी विधायक बहन निर्मल चौधरी जी, पूर्व मंत्री कविता जी, यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं मोहनलाल बड़ोली जी, और इस क्षेत्र से जिसके चुनाव के अंदर 1 महीना में रह के गया, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, भारत की शान हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, योगेश्वर दत्त जी, हमारे अध्यक्ष जसवीर दोधवा जी, विजेंद्र मलिक जी, सतीश नांदल जी, जवाहर सैनी जी, प्रदीप सांगवान जी, चेयरमैन मुडलाना, रामपाल चिटाना और दादा गोत मलिक, प्यारी बहनों, माताओं, पत्रकार, छायाकार साथियों, मुझे आपके क्षेत्र के अंदर जब उपचुनाव था विधानसभा का, 1 महीना रहने का मौका मिला। गांव-गांव में मैं गया था और हमने उसके बाद जो जहां जहां जल भराव का क्षेत्र था, बहुत सारे गांव थे आपके जहां पर हमेशा पानी भरा रहता था, उसकी समस्या का समाधान किया। पहली बार जो ट्यूबवेल लगा लगा करके गांव में किसान का चुहा तोड़ने की कोशिश की, आप पिछले साल देखो धान की फसल का सबसे अच्छा भाव मिला, किसान ने मेहनत की। आज गेहूं का जो उत्पादन है वो बेहतर हुआ, आप लोगों ने पसीना बहाया है। हम ये नहीं कहते कि हमने इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन हमारी नीतियां ठीक रही है किसान के लिए। कृषि का बजट 2014 में पुरानी सरकार के वक्त में 800 करोड़ हरियाणा का होता था, उसको बढ़ा करके लगभग 4000 करोड़ किया। पशुपालन का बजट जो है 4-5 गुना बढ़ाया, नहरों का बजट 4-5 गुना बढ़ाया, बिजली के रेट हमने बढ़ाए नहीं, 10 साल से वही रेट पे बिजली दे रहे हैं किसानों को। 6-7 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी उसमें देते हैं। 14 फसलें हरियाणा अकेला प्रदेश है जो किसान की फसलें खरीदता है, और भारत के अंदर ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो इतनी फसलें खरीदता हो। आपकी 20 साल से ये मंडी रुकी हुई थी, गन्नौर की हमारी बहन विधायक बैठी है, जो 20 साल से अटकी हुई मंडी थी, जिसमें 15-20 हजार करोड़ रुपए तक की लागत आएगी, उसका 3200 करोड़ रुपए का टेंडर लगा करके काम शुरू करा। ये मंडी जब चालू हो जाएगी, मैं समझता हूं हिंदुस्तान की नहीं
एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी होगी। इसका फायदा सीधा किसान को पहुंचाने वाला है। पशुपालकों के लिए हम पशुपालकों के लिए बीमा योजना लेके आए। देश में सबसे ज्यादा पशुओं का बीमा हमने किया। और किसानों के लिए फसल बीमा योजना लेके आए। हरियाणा के अंदर 8200 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना का दिया। 4900 करोड़ रुपए हमने जो प्रधानमंत्री जी के आते हैं 2-2 हजार रुपए वो किसान को दिए। 4500 करोड़ रुपए जो खराबे के होते हैं वो किसान को दिए। और हमने जो गांव के अंदर रहते हैं छोटे भाई जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए। कोई बकरी पाले, कोई भेड़ पाले, कोई गाय पाले, कोई भैंस पाले, 1,60,000 रुपए तक का उसको 4% पर पैसा दिलवाया। बहुत सारे काम किए हैं और बगैर भेदभाव के, बगैर इलाकावाद के, बगैर जातिवाद के काम किए हैं। मनोहर लाल जी ने नीति बनाकर के काम किया है। और सबसे बड़ा काम यह है कि बगैर खर्ची और बगैर फर्ची के गरीब आदमी के नौकरी देने का काम किया। नौकरियां पहले वाली सरकारों ने भी दी हैं, लेकिन वो नौकरी किसको देते थे? गरीब के मेरिट वाला बच्चा, गरीब का फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा, उसकी नौकरी को छीन करके मोटी जेब वाला या नेता के रिश्तेदार उस नौकरी को खा जाता था। भाई आज वही लोग हैं जो आपको गुमराह करना चाहते हैं। आज वही लोग हैं जो माहौल बना करके सोचते हैं कि फिर उनका दाव लग जाए, फिर इसी तरह से गरीब की नौकरी को खा जाएं, इसी तरह से इलाकावाद जातिवाद पर राजनीति करें। लेकिन मैं एक चीज समझता हूं, हरियाणा का आम आदमी समझता है कि गरीब का काम किया है तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी चुनाव आते हैं तो एकदम से सोशल मीडिया पर हावी हो जाता है कि अब ये कांग्रेस आएगी, इसमें ये आएगी। 3 महीने पहले जो माहौल था मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ये लोगों में भ्रम फैला दिया था कि तीनों जगह कांग्रेस आ रही है। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो ईवीएम पे दोषारोपण वो लोग करते हैं। इन कांग्रेस वालों को एक चीज समझ लेना चाहिए कि गरीब आदमी की, हर आदमी की, कमजोर की, किसान की, मजदूर के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। इनके दिल में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। और यही तो मैं एक चीज कहता हूं कि जहां आप देखते हैं अच्छी तरह से कि किस तरह से कश्मीर का हाल था, किस तरह से वर्दी में सैनिकों की बेइज्जती की जाती थी, किस तरह से पत्थर मारे जाते थे, हम नीचे गर्दन करके हमारे भाइयों को देखते थे। आज वो इलाज उसका समाधान कर दिया है। और आने वाले वक्त में दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति भारत होगा। आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। मैं तो आपको धन्यवाद अदा करता हूं क्योंकि 1 महीना मैं आपके बीच में बाई इलेक्शन में रह के गया था और मैं समझता हूं ये वीरों की भूमि है, किसानों की भूमि है। आप सही फैसला करेंगे और मोहन लाल बड़ौली को लोकसभा के अंदर वोट दे करके कामयाब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बहुत है और भारतीय जनता पार्टी के पास लीडरशिप बहुत लंबी है। पिछले 1.5 घंटे से हम लगातार बोल रहे हैं। जो देरी से कुछ हमारे नेता है उनसे मैं माफी चाहूंगा कि मैं समय मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। मैं हाथ जोड़ करके बहन निर्मल चौधरी जी से, भाई उमेश दत्त जी से हाथ जोड़ करके समय मांगता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी की पहचान, जिनको देख करके भारतीय जनता पार्टी में हम सब बड़े हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिनके नेतृत्व में काम किया, ऐसी भारतीय जनता देश विदेश में जिन्होंने एक तरह से कुश्ती के जरिए अपनी एक पहचान बनाई, बड़ौदा में शानदार लड़ाई लड़ी। मैं रामविलास जी के बोलने से पहले मैं भाई योगेश्वर दत्त जी से एक बार कहूंगा कि आए हुए सभी नेताओं का स्वागत करें। भारत माता की ना, बस आवाज नहीं आया, थोड़ी ज्यादा तेज बोल लो। भारत माता की, भारत माता की। यहां मंच विराजमान हमारे लिए बड़े ही आदरणीय है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे
माफी चाहूंगा जी, फिर 2 मिनट में लिए नाम नहीं लिए जाएंगे। हमारा सभी वरिष्ठ, मेरे पार्टी कार्यकर्ता, मेरे बड़े पूजनीय आदरणीय, मेरे सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, सबको मेरी राम राम। और आप सबको पता है कि आप आज यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हो। आप आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हो 25 मई के लिए, जब यहाँ पे वोटिंग होगी। और आपको बस एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, कमल का फूल, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहनलाल बुड़ौली जी को देके भेजा है। और आपके सामने हमारे मुख्यमंत्री आप सभी से अपील करने आए हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी 3 या 4 लाख वोटों से यहाँ से कमल खिलना चाहिए, 10 की 10 लोकसभा सीटें में जीतनी चाहिए। और हमारा एक ही मिशन है, एक ही चीज हम देखते हैं, भारत माता हिंदुस्तान। और हमारी ये लड़ाई किसी से नहीं है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तान के समर्थित हैं, चाइना के समर्थित है, उनके साथ ये लड़ाई है, किसी के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई धर्म की लड़ाई है। इसलिए आप सभी जी जान से 25 मई को अपना कीमती समय निकाल के वोटिंग करिए और ज्यादा से ज्यादा मतों से मोहनलाल बुड़ौली जी को विजय बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आम पार्टी छोड़ करके, आम पार्टी के ब्लॉक के प्रधान विजय शर्मा जी आम पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक बार पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सैनी जी से निवेदन करूंगा कि उनको पार्टी का चिन्ह देकर के उनका पार्टी में स्वागत करें। उसके बाद पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, जिनकी आवाज हरियाणा भर में गूंजती रही, विधानसभा में गूंजती रही, पार्टी के अनेकों पदों पर काम करने वाले, यार बीच में तो ऐसा क्या कर, सैनी समाज के धनीराम जी पूर्व सरपंच, राकेश जी पूर्व सरपंच, राकेश जी पूर्व सरपंच, संजय सैनी पार्षद, गंगा बिशन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं रामविलास जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आए हुए हमारे बड़ौदा विधानसभा के सभी परिवार के सदस्यों को संबोधित करें। भारत माता की। भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, मेरे अजीज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे लाडले उम्मीदवार हरियाणा के लाडले, आपने राई से विधायक बनाया, पार्टी के प्रदेश में महामंत्री बने और आज लोकसभा के लिए एक सरल स्वभाव के श्री मोहनलाल जी बुड़ौली कृषि मंत्री रहते हुए किसानों को मुआवजा दिया। सफल कृषि मंत्री के बाद आज हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री श्री जयप्रकाश जी दलाल, राजस्थान से पधारी मेरे पड़ोस से 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रही, 2 बार विधायक रही सूरजगढ़ से मेरी बहन संतोष सहलावत, मेरे पड़ोस झुंझुनू से एमपी बनने वाले चौधरी शुभकरण जी,
हमारे बैकवर्ड के बहुत लोकप्रिय चेहरा, खरकड़ा गांव के रहने वाले मेंबर पार्लियामेंट हमारी गन्नौर से विधायक निर्मला जी, मेरे साथ मंत्री रही मेरी बेटी कविता जैन, हमारी पार्टी हरियाणा के प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, मलिकों की खाप के अध्यक्ष दादा बलदेव मलिक जी, और यहां मंच पर उमेश शर्मा जी, इस विधानसभा से योगेश्वर दत्त, भैंसवाड़ वाले सुन लो, इब के इस योगेश्वर दत्त का भी कंपार्टमेंट टूटेगा। आज हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए। मेरा इस इलाके से पुराना लगाव है। पंडित लक्ष्मीचंद के जमुना किनारे जाटी वाले सुन लो, बड़ोली वाले सुन लो, मलिक सुन ले, दैया सुन ले, और जींद में सफीदों के मुआना सिंघाना वाले सुन ले। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं, गदे तमनी इसने मामूली चुनाव मान लो। ये धर्म युद्ध है, ये वही युद्ध है। एक तरफ राम भक्त हैं, एक तरफ राम द्रोही हैं। इस मंच पर बैठे हुए तमाम लोग हम कार सेवक बन करके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए हमने कार सेवकों पर जब गोली चली तो जेल के दरवाजे से वो खुड़का सुना था। हम नारा लगाते थे। ये महावीर गुप्ता सबसे पुराना कार्यकर्ता बैठा है, किशन संघ सांगवान जो आपने 2-2, 3-3 बार एमपी बनाए, उनका बेटा प्रदीप सांगवान यहां पर बैठा है। तो हम नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाया करते, मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये पत्रकार छायाकार मित्र बहुत समझदार लोग बैठे हैं। हमने 22 जनवरी 2024 को दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले हैं, ये निमंत्रण पत्र लेकर के गए। ये पत्रकार छायाकार मित्र जानते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कहा, बाद में तो वो क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, कांग्रेस में कोई राम भगत तो रह नहीं सकता, ये तो रामद्रोहियों की पार्टी है। प्रमोद कृष्ण ने कहा, कांग्रेस के लोगों, एक पाप तुमने पहले कर रखा है। तुमने राम जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि राम नाम का कोई महापुरुष हुआ नहीं। और दूसरा पाप ये निमंत्रण का बहिष्कार करके मत कर देना। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। इन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। वाह नरेंद्र मोदी, आप धन्य हैं। आपके पूज्य पिता दामोदर दास जी धन्य हैं। आपकी पूज्य मां हीराबा धन्य है। 500 साल की हमारी राम जादव ने
मीर बाकी ने हमारे भगवान के मंदिर को तोड़ा था। पुजारी लड़े, संत लड़े, समाज लड़ा, 1,14,000 कुर्बानियां दी और आखिर में इस समाज की भावनाओं का आदर किया नरेंद्र भाई मोदी ने। आपने 11 दिन नारियल के पानी पर रह करके साष्टांग प्रणाम करके राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हमारे बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कृष्ण कन्हैया ने मथुरा में कंस को मार दिया। मथुरा को अपवित्र समझ करके द्वारका नगरी बसाई। अब वो द्वारका समुद्र में है। वारे बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आपने मोर का पंख लेके समुद्र के दंड अर्चना किया। ये इटली वाला भाणजा, ये इटली वाली भाणजी, हम राम भक्तों का, कृष्ण भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। अब वायनाड में शहजादा भाग रहा है। पहले गंगा जमुना किनारे से भगाया था अमेठी से, अब वायनाड में हार दिखाई दे रही है। अब फिर से अफवाह फैला रहे हैं कि हम भी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। वहां के संत कहते हैं तुमसे रामलला पूछ लेगा कि तुमने एफिडेविट दे रखा है, रामलला दर्शन दे नहीं दे। अरे पंडित लक्ष्मी चंद जी बिना पढ़े लिखे कवि, वो एक गांव में सांग करने के लिए गए। एक आदमी ने पूछ लिया, अरे लक्ष्मी दादा, यो जनाना भेष भरना, ये नाचना गाना, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, हरि भजन करते तेरा भी कल्याण था, समाज का भी कल्याण था, हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। मोहनलाल जी ने आग्रह किया, जब आपके हाथ में शिक्षा मंत्री की कलम थी, हमने दादा लक्ष्मी के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी। और दादा लक्ष्मी ने उनको कहा, मुझे पढ़ना लिखना आवे नहीं, मेरे पर तो शान भवानी की कृपा तख्त पर ही होती है। और उस सवाल का जवाब हरिश्चंद्र का सांग भरा पंडित जी ने, और उसका जवाब दिया, नाचन में के दोष गुसाई, नाचे दुनिया सारी रे। अयोध्या में राम नाचा, मथुरा में कृष्ण मुरारी रे। कैलाश पर्वत पर तीसरा नेत्र खोल, नाचा त्रिपुरारी रे। धन्ना जाट खेत में नाचा, बीरा बाड़ू रेत में नाची, रविदास कटौती संग नाचा। और लक्ष्मी बामण के इसी तीसी करावत, जब मस्ती छाजा न्यारी रे। नाचन में के दोष गुसाई, नाचो दुनिया सारी रे। आज मैं देख रहा हूं, आज मैं देख रहा हूं मोहनलाल की सरलता, मोहनलाल की सच्चाई। ये कांग्रेस, इसने कश्मीर से 10 लाख पंडितों को उजाड़ के फेंक दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने जान दे दी, पर धारा 370 नरेंद्र मोदी ने खत्म करी कि नहीं करी? 28 दिसंबर को 2008 को पाकिस्तान से दरिंदे आए। बंबई के ताज होटल में 166 लोगों को 18 बहादुर सैनिकों को मार के चले गए। कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं हुई? अरे नरेंद्र भाई, ये सैनिक सरदारों का इलाका है, हमारी आबादी 2% है,
पर तू सेना में हम 11% हैं। कारगिल के युद्ध में हम सबसे ज्यादा शहीद हुए। वार नरेंद्र मोदी, आपने 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के अंदर जाकर के 110 आतंकवादी मार के आए। ये लोग प्रमाण मांग रहे थे। वार नरेंद्र मोदी, 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमला हुआ। 26 फरवरी 2019 को इमरान खान के तत्काल प्रधानमंत्री के गांव में बालाकोट को जला के राख कर दिया। नरेंद्र मोदी लोकसभा में और बाहर बोलता है, हमको कोई छेड़ेगा हम साले को घर में घुस के मारेंगे। आज के चुनाव में मैं पुराना आपका साथी होने के नाते, चाहे भानु गोहाना सुन ले, चाहे धर्मवीर बड़ी सुन ले, चाहे सतीश नांदड़ सुन ले, हम पर जो आरोप लगाते हैं, हम हरियाणा के लोग अगले के मन में जो बात होती है हम पहले पहचान लेते हैं। अपन चिट्ठी लिखते हैं ना, फौजी भाई राम राम मेजर, थोड़ी लिखी ज्यादा समझना। कांग्रेस षड्यंत्र करती है। हमारे पूज्य सतपाल ब्रह्मचारी जी हरिद्वार में थानाराम आश्रम के महंत हैं। हम जब भी कावड़ लाने जाते हैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने बीजेपी ने ब्रह्मचारी जी को कमल के फूल पर हरिद्वार से लड़ाया। कांग्रेस ने हमारे इगरा के पूज्य महाराज देवेंद्र स्वरूप जी ब्रह्मचारी के शिष्य ब्रह्म स्वरूप के हाथ में कांग्रेस का निशान दे दिया। भाई भाइयों को लड़ाने में यह कांग्रेस माहिर है, इस बात को समझना। लड़ाई और कांग्रेस का ये विदाई का समय है। अपन ठाडे लोग हैं, ये मेरी बहन बेटी बेटी हैं। हम घर से जब विदा करते हैं तो खाली हाथ विदा नहीं करते। कांग्रेस को विदा करना है प्रदेश से, देश से। जाते जाते कमल का फूल इसके हाथ में देना है। 2024 का हो गया मुहूर्त है। अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत जरूरत है। मोहनलाल के कमल के निशान के सामने का बटन दबेगा, वो रामलला को जाएगा, मोहनलाल को जाएगा। मोहनलाल नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे और हरियाणा सरकार चलाने में नायब सैनी को भी ताकत मिलेगी। इतनी प्रार्थना के साथ मैं सारी सरदारी को, 36 बिरादरी को प्रणाम करते हुए एक बार नायब सैनी को विश्वास दिला दें, एक बार मोहनलाल को जाडों से उतार दें, एक बार खड़े होकर के भारत माता की। ये भैंसवाल वाले नहीं खड़े हो रहे, ये शामड़ी वाले ओम प्रकाश सरपंच। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं रामविलास जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री, राय के लोकप्रिय विधायक भाई मोहनलाल बड़ोली जी आए और आए हुए हमारे साथियों को संबोधित करें। तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। एक बार सभी से निवेदन कि मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हमारे आज इस बड़ौदा विधानसभा में बड़ी ब्राह्मण के इस पावन पवित्र धरती पर पहुंचे इस हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आज पूरे हरियाणा प्रदेश की सेवा करने का जो संकल्प लेकर हमारे बीच में इस लोकसभा में हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक बार सभी से निवेदन तालियां बजा के स्वागत करेंगे। मंच और अभी संबोधन करके गए किसानों के मसीहा जेपी दलाल जी, पूर्व में पार्टी की अनेक जिम्मेवारियों पर रहे। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिनके नेतृत्व में हम सबको पार्टी का काम करने का ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी, सतीश नांदल जी हमारे जिला के प्रभारी, और हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, बहन निर्मल चौधरी जी जो गन्नौर से विधायक, संतोष अहलावत जी पूर्व में राज्यसभा के सदस्य और इस चुनाव की प्रभारी, शुभकर्ण चौधरी जी, जवाहर सैनी जी, भाई देवेंद्र कौशिक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, यहां से चुनाव लड़ा ओलंपिक विजेता योगेश्वर दत्त जी, हरियाणा सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा जी, विजेंद्र मलक जी, अशोक नरवाला जी, सतीश नांदल जी, जवाहर सैनी जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन मोनिका दहिया जी, भाई प्रदीप सांगवान जी, हमारे प्रदेश के सचिव उमेश शर्मा जी, साक्षी मलिक जी चेयरमैन ब्लॉक समिति, श्री प्रदीप खरब जी चेयरमैन ब्लॉक समिति, चेयरमैन मुंडलाना ब्लॉक समिति, रामफल चिराना जी पूर्व विधायक, हमारे जिला के महामंत्री निशांत छोकर, नवीन मंगला, मंच पर आसीन सभी पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये चुनाव आपका है, आपने ये चुनाव को लड़ना है। जिस गर्मजोशी के साथ आप सबने यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारे विचार और हमारे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए एक निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और सोनीपत के विकास की जो भागीदारी है मजबूती के साथ, चाहे हरियाणा प्रदेश से हो चाहे केंद्र सरकार से हो, जितने भी विकास के काम आपके लेके आने का प्रयास करूंगा। और आज हमने अपने मुख्यमंत्री जी को सुनना है, काफी देर से गर्मी में बैठे हैं, बाकी राजनीतिक भाषण ना देते हुए निवेदन करूंगा कि जो मोदी जी ने एक राम राम आपके लिए भेजी है, जो मोदी जी ने नारा दिया आपकी बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, ये दो नारे जरूर आपसे लगवाऊंगा। निवेदन करूंगा सभी बोलेंगे अब की बार जोश के साथ, अब की बार, अब की बार, तीसरी बार, तीसरी बार मोदी सरकार, और मोदी जी की राम राम, मोदी जी की राम राम। ये मोदी जी की राम राम आपने आने वाली 25 मई को भी जब वोट डालने जाए तब हर आदमी को याद कराना है और कमल के फूल का बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। यही निवेदन प्रार्थना करने आपके बीच में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोहनलाल जी का बहुत बहुत आभार। अब मैं जिनको आपके बीच में बुलाऊंगा, जिनको सुनने के लिए, ब्राह्मण के जो नाम बोला था ना अशोक प्रधान, वो पंचायत पूरी टीम एक बार आ जाए जल्दी करके। स्वागत के लिए वो पंचायत, पूरी पंचायत बड़ी ब्राह्मण की जो एक बार अशोक प्रधान जी हमारे
ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं सोनीपत एक बार- जिला के। सोनीपत जिले के सभी पूरी टीम एक बार आके जोरदार तालियां बजा करके इन्होंने पूरा संस्थान अपने को एक प्रोग्राम करने के लिए दिया और पूरा सहयोग 2 दिनों तक हमने इनसे जो भी मांगा वो सहयोग हमें ये करते रहे। हम इनका बहुत बहुत धर्मवीर जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं जिनका हम सुबह 10 बजे से इस कड़ी गर्मी में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा के ईमानदार गरीब किसान मजदूर शोषित लोगों के मसीहा, हरियाणा की आवाज, गरीबों की पहचान, मोदी जी के प्रिय सांसदों में से एक, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए कभी समय नहीं मांगना पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने जिनको नजदीक से काम करते देखा, ऐसे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने बीच में आए और हम सबको संबोधित करें। तालियां बजा करके आप भारत माता के बड़ौदा की आवाज, ये बड़ौदा की आवाज, ये बुलंद आवाज है और बड़ौदा जहां खड़ा हो जाता है तो फिर खड़ा हो जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये आवाज उनके कानों तक जाए कि बड़ौदा की सरदारी बलि ब्राह्मणान में एकत्र आई है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। हमारी माताओं की आवाज कम है, और माताओं के लिए तो मोदी जी ने गजब के काम किए हैं। पहले माताओं की आवाज सुनेंगे हम, माताएं बोलेंगी, फिर मेरे पिता समान बुजुर्ग बोलेंगे। भारत माता के, भारत माता के। अब इधर से बोलेंगे भारत माता के, अब इकट्ठे बोलेंगे भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं मंच पर बैठा था, एक विशेष व्यक्ति ने आप सबको राम राम कहा है। आप देख रहे थे, मेरे पास फोन आया, मैं बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि मैंने हरियाणा में आना है। हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उनका फोन अभी मंच के ऊपर आ रहा था और उन्होंने आप सब के लिए राम राम कहा है। कहा मेरी हाजिरी लगवाई दिएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं जी बगा, हाजिरी लगवाएंगे आपकी, और वो आएंगे भी हरियाणा में। मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल दे करके बड़ौदा की सरदारी के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, और आज मोहनलाल बड़ौली जी बड़ौदा की सरदारी के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जोरदार ताड़ियों से, जोरदार ताड़ियों से मोहनलाल जी को आप अपना आशीर्वाद दें। मंच पर विराजमान मेरे मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाने का पूरा जीवन उन्होंने कार्य किया, ऐसे आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे बीसी समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी, गन्नौर की हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती निर्मल चौधरी जी,
लोकसभा के हमारे प्रभारी श्रीमती संतोष शैलावत जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूर्व में मंत्री आदरणीय कविता जैन जी, जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव पंडित उमेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने यहां पर आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा और हमारे भारत के आइकन अर्जुन अवार्डी पहलवानों में जिनकी दबंगता है, ऐसे हमारे योगेश्वर दत्त जी, हमारे जिला के इस लोकसभा के संयोजक जवाहर सैनी जी, निशांत छोकर जी, नवीन मंगला जी, रामफल छिड़ाना जी, फूल खरब जी, तीर्थ सिंह राणा जी, परमवीर जी, विजेंद्र मलिक जी, अशोक बनवासा जी और मंच पर विराजमान पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण और बलि ब्राह्मणान के इस मैदान में बड़ौदा की सरदारी, आज जो सम्मान आप लोगों ने दिया है, सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान बड़ौदा की सरदारी का है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव चल रहा है, 25 मई को हम सब ने इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। ये छोटा चुनाव नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं और इसको लेकर के हमारे गांव के अंदर भी, हमारी चौपाल के ऊपर भी, हमारे वार्ड में भी मंथन चलता है और इस बात की चर्चा करते हैं कि देश कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर के मंथन करके एक बड़ा निर्णय देश की सरदारी लेती है। और भाइयों, जब 2014 से पहले की स्थिति थी, अगर उसको देखें, देश के अंदर भ्रष्टाचार, देश के अंदर लाइनें, देश के अंदर गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन में उपलब्ध होता था। अब गर्मी का मौसम है, इस टाइम तो भाई बिजली देखने को भी नहीं मिलती थी। मुझे तो ध्यान में है कि जब दोपहर होता था, मंजा उठा करके कोई न कोई बड़ा पेड़ देखते थे कि उसके नीचे दोपहर काटना है। यह हालात कांग्रेस के समय में थी और कांग्रेस के लोगों ने, भाइयों, भ्रष्टाचार के अंदर तो विश्वास था, परंतु विकास के अंदर विश्वास नहीं था और इस कारण से देश के लोग आहत थे। देश के लोग सोचते थे कि कैसे कांग्रेस से छुटकारा मिले और कोई ऐसा नेतृत्व आए जो इस देश की डगमगाती हुई नैया को वो पार कर सके। और भाइयों, आप लोगों ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये बड़ी खुशी भी हो रही है। आदरणीय रामविलास जी बोल रहे थे कि कांग्रेस को राम नाम सत्य बोलना है, ये कहना है, और आज उस दिशा के अंदर जा भी रहे हैं। रामविलास जी की बात वो सत्य हो रही है। 2014 में मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए भाइयों 543 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी 464 सीटों पे चुनाव लड़ी। जब 2019 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी आप सबके आशीर्वाद से 543 सीटों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी। और मुझे खुशी है, देश ने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें दी
एनडीए को 325 दी। जब 2019 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के बाद आप लोगों ने 303 सीटें दी और एनडीए को 353 सीटें देने का काम किया है। और भाइयों, आज मैं देखता हूं, आज 2024, आज कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का दम भर रही है। भाइयों, कैसे 272 सीटों पे सरकार बना सकती है? 272 सीटें तो चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तब जाकर के वो सरकार बनती है। परंतु चुनावी 272 पर लड़ रहे हैं तो कैसे भाइयों वो सरकार का दम भर रहे हैं? वो इधर उधर देख रहे हैं, घमंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग भाइयों बजा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। एक मेरे ध्यान में कहावत आती है जो घमंडिया गठबंधन की है। वो घमंडिया गठबंधन की कहावत इस प्रकार की है, कुछ लोग नाव के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, एक व्यक्ति उनके बीच से उठा और उठ करके अलग बैठ गया और अलग बैठ करके नाव में छेद करना शुरू कर दिया। और जब दूसरे लोगों ने उसको देखा कि ये नाव में छेद कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये नाव डूब जाएगी, इसमें पानी भर जाएगा। और वो कहने लगा ये तो मेरी जगह है, आपने क्या लेना, मैं छेद करूं कुछ भी करूं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए, इस परिवार को कैसे बचाया जाए। भाइयों, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी देश से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ कहावत है, कई बार बुजुर्ग बोलते हैं ना, कहा उस सुनने का क्या फायदा जो सुनना कान को फाड़ दे। ये बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्गों की कहावत है। भाइयों, रामविलास जी कह रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी जी हमारे भी मित्र हैं, परंतु ऐसी पार्टी के अंदर चिपट गए जिसने देश को लूटने का काम कर रही है, जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है। हम देखते हैं एक वोट के लिए भाइयों उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके भय पैदा करो, भय पैदा करके वोट बटोरने का काम करो, ये कांग्रेस की नीति है और इसको हम लंबे समय से देख रहे हैं। भाइयों, चाहे 84 के दंगे की बात है, 84 के अंदर किस प्रकार के दंगे हुए मुझे ध्यान में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं है। अरे उस समय के अंदर ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जब 84 के दंगों में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, अटल जी एक कमरे के अंदर थे, उनके पास देखा नहीं गया। अटल जी लाठी लेकर के बाहर निकले कि कौन है जो इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पहले मेरे ऊपर हाथ उठाए, फिर मैं इनके ऊपर कोई अगर हिम्मत रखेगा, जब मैं मेरी लाश से गुजरेगा तो मैं फिर इनके आगे जाने दूंगा। भाइयों, ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा नेता था जिनके अंदर पीड़ाएं थी, परंतु ये लोग देश को तोड़ने के लिए कैसे कैसे लोगों के बीच में जाकर के समर्थन करते हैं। भाइयों, हमने वो समय देखा है, ये धारा 370 कितने लंबे समय से जिसकी रामविलास जी ने बात की है। अरे उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस ने किए। अरे वो व्यक्ति, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर की घाटी में तबाही को मचाया, और भाइयों वो व्यक्ति दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाता है और वो बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं हो सकती। भाइयों, जिन्होंने वहां कश्मीर की घाटी को खाली करने का काम किया है, और वो व्यक्ति वो ऐसा जो अलगाववाद की नीति को अपनाता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर चलता था,
पाकिस्तान के इशारे के ऊपर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता था, और ये पोस्टर लगा करके बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। अरे किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, देश की क्या दुर्दशा करना चाहते हैं। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज बड़ौदा की सरदारी के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूं कि समय कम है। आज 7 तारीख है, मात्र हमारे पास 18 दिन शेष हैं, और ये 18 दिन मैं ये संकल्प लेने के लिए आया हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर मेरे को पूछे, मैं ये बात कह दूं कि बड़ौदा की सरदारी ने कह दिया है कि मोहनलाल बड़ौली सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके कमल का फूल लेकर के आपके पास आएंगे। ये बोल दो ना, पिछले वालों की आवाज नहीं आ रही मेरे तक, बोल दो भाइयों। मैं आज भी पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरे साथ ये महामंत्री है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज विश्वास दे करके जा रहा हूं कि बड़ौदा के लिए कोई भी काम होगा, आपका बेटा, आपका भाई चंडीगढ़ में बैठा है, कभी भी आकर के मिल सकते हैं। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आकर के मेरे को मिल सकते हैं। अरे हमारी ड्यूटी है, आप लोगों ने हमें बैठाया है, कामों को पूरा करने की जिम्मेवारी ये आपके बेटे की है, आपके भाई की है, मिलकर के करेंगे ना। मैं और मोहनलाल बड़ौली जी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप एकजुटता से खड़े हो जाइए। ये लोग अफवाह फैलाते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तरह तरह के सोच से छोड़ते हैं। अरे अभी एक झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने, और कहने लगा कि मैं 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे भले आदमी तय कैलकुलेशन तो ठीक कर लेंदा, तय 1 लाख कैसे पहुंचा देगा? पता नहीं वोट लेने का किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। और उसने बोल दिया, कहा 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे 48 लाख लोग हैं, 50 लाख करोड़ का बजट है, और 46 करोड़ रुपए का बजट है, उसके लिए 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। अरे कहां से देगा ये कहां से देगा? इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं राजस्थान के अंदर था, चुनावों के अंदर, आप सब लोग भी शायद वहां कहीं ना कहीं आपके पास बात आई होगी। जब मैं राजस्थान के चुनाव के अंदर गया तो वहां के लोग मुझे कहने लगे कि चुनाव चल रहा था, ये पिछले चुनाव की बात है, कि अंत समय के ऊपर राहुल गांधी मंच के ऊपर आया और मंच के ऊपर आकर के कहने लगा कि आप मुझे वोट दें, और मैं किसानों का सारा कर्जा, कहा गिनती गिनी, 1 2 3 4 10 तक, कहा 10वें दिन का लाल पेन से लकीर मार दूंगा, सबका कर्जा माफ कर दूंगा। झूठ बोल दिया, बोलने में कोई जोर लग रहा था, कह दिया। परंतु उसका दुष्परिणाम क्या निकला? उसका दुष्परिणाम निकला 4000 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसी का कर्जा एक भी भाइयों रुपया माफ नहीं हुआ। 4000 किसानों ने आत्महत्या कुड़क कर दी गई। ये आपके पड़ोस की बात है, राजस्थान की। ये झूठ बोला है। और अब जब ये चुनाव चलता है, इनके पास विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। और अब ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। कहा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश के संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे भाइयों, किस प्रकार की बातें हैं? ये देश ये संविधान के अनुरूप चल रहा है। अरे उनको पूछिए जो बात ये बोल रहे हैं, ये जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में, अरे कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया, और उस संविधान निर्माता को जो उसके 5 स्थल थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उसको सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना चाहिए।
कि किस प्रकार की अफवाहें, किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। और भाइयों, अब फिर एक और झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। हमें चौकस रहना चाहिए भाइयों, झूठ बोल करके वोट तो ले जाते हैं, और वोट ले करके फिर गैस का सिलेंडर भी 3 दिन के अंदर देते हैं। ये हालात है, इससे भूले तो नहीं है आप लोग? आपको जानकारी है ना, गर्मी के अंदर भी और बरसात के अंदर भी, सर्दी में भी 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। और अब झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने, कहने लगा कि मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो रगड़ देगा, रगड़ करके कह देगा ये गरीबी खत्म होगी? ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, अपने परिवार की तरफ झांक नहीं रहा। अरे इसकी दादी ने 1970 के दशक में कहा, उसने बोला गरीबी हटाओ का नारा दिया। 55 साल 60 साल उस अवैस के अंदर लोग देश के आ करके कि गरीबी हटेगी वोट देते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और अपने पिता की तरफ नहीं देखता। इसके पिता ने दिल्ली में बैठ करके कहा राहुल गांधी के कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और अली ब्राह्मणान में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कहां चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से वेलफेयर पे खर्च होने थे, किन की सुविधाओं के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, उसकी चिंता नहीं की। और बोलता है कि 1 मिनट में मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके भाइयों उसको इलाज कराने के लिए फ्री में, भाइयों उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये लोग बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। मैं तो यहाँ के लोगों की भी, जो यहाँ के नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी बताना चाहता हूँ, लंबे समय तक वो इस प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर रहे हैं। भाइयों हमारी माताएं इतनी भारी संख्या के अंदर बैठी हैं, मेरे तो ध्यान में है 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। इनको तकलीफ का मालूम था कि वो पानी घर में कैसे आता है, परंतु उसकी चिंता नहीं हुई। अगर चिंता किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। हर घर के अंदर नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह गरीबी के प्रति लड़ाई है। अरे 4 करोड़ माताओं को, बहनों को मकान बना करके इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और भाइयों 50 करोड़ लोग ऐसे थे, ये कांग्रेस के लोगों ने उपहास उड़ाया कि जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। आप सबको मालूम है कि अगर गरीब व्यक्ति किसी को बैंक में जाना पड़ जाता था, भाइयों उसको समस्या होती थी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, खाता नहीं खुलता था, अपमान सहन करना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी गरीब को चिंता नहीं है, 0 बैलेंस के ऊपर जाकर के खाता खुलवा सकता है। 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोलने का काम, सम्मान देने का काम इन 10 वर्ष। इस बात को हमने समझना चाहिए। लड़ रही है और मुझे खुशी है बताते हुए, मोदी जी ने बहनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी जो बहनें हैं उनको मजबूत करने का काम किया और उन तक पैसा पहुंचाने का काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आगे भी टारगेट लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जब गरीबी के प्रति इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी तो इसका परिणाम यह निकला कि देश की 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हम देखते थे यही यहाँ के जो नेता थे, 2 रुपए का चेक मुआवजे के नाम के ऊपर किसानों को, 5 रुपए का चेक उपहास करते थे किसान के साथ। मुझे ध्यान में है, अरे 10 वर्ष का हमने इनका रिकॉर्ड खंगाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इनका रिकॉर्ड खंगाला। हमारे जेपी दलाल जी बीच में बैठे हैं, कृषि मंत्री है, इनका रिकॉर्ड खंगाला।
इन्होंने मात्र अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के मुआवजे का देने का काम किया, परंतु हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर, ये हमारी डबल इंजन की सरकार, भाइयों किसान को 12,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किसान को मजबूत किया, किसान को सशक्त किया। अरे इस बात को भी हमने समझना चाहिए। इनके समय के अंदर एक समय था, ये 2009-10 से पहले की बात है, किसान को यूरिया का एक थैला 267 का मिलता था, डीएपी का 467 का मिलता था, परंतु कांग्रेस के समय के अंदर उसके रेट बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेट बढ़ गए। ये 2013-14 की बात है, 12-13 की बात है, और किसानों को वो यूरिया का थैला तो 700 रुपए का, 800 रुपए का मिलना शुरू हो गया, और डीएपी का खाद का और थैला 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। अगर ये किसान ही तैसी होते तो उसके ऊपर अंकुश लगाते, किसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए था, परंतु आज भी 2022 के अंदर उस यूरिया और डीएपी के भाव फिर दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो डबल हो गए हैं, और डीएपी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2403,000 रुपए का थैला मिलता है, परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक किसान है तेसी बेटा आप लोगों का बैठा है, और उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई कि मेरे किसान के ऊपर कोई वजन नहीं जाएगा, ये सारा का सारा पैसा मेरी सरकार देगी। और भाइयों, आपको उसी भाव के अंदर चाहे यूरिया है चाहे डीएपी खाद है उसी रेट के अंदर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों, उसके रेट बढ़ने नहीं दिए, और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से आज ही आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप भाइयों किसी की बात में ना आइए, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है वो ठीक नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है। इनके नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, नेतृत्व का आज तक पता नहीं है। और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी सही है, भारतीय जनता देश आज भी सबके अंदर चमक रहा है। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। 2014 से पहले हम देखते थे, दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये तब्दीली अगर आई है इन 10 वर्षों के अंदर आई है। भाइयों, ऐसे व्यक्ति को मजबूत करना, ऐसे व्यक्ति को मजबूत रखना, ये बड़ौदा की सरदारी की जिम्मेवारी है। रखेंगे रखेंगे ना? प्रधानमंत्री जी पूछेंगे तो क्या कहूं मैं? है? क्या कहूं? 400 बार। अच्छा, मोहनलाल जी का कितना मार्जिन रहेगा ये बताइए? है 5 लाख का मार्जिन। 4 तारीख के बाद मोहनलाल बड़ौली को लेकर के इसी ग्राउंड में आऊंगा, लड्डू लेकर आऊंगा। ठीक है ना? है? परंतु गर्मी भी बहुत है। हाँ जी, दुआ देंगे, दुआ देंगे, चिंता न करो आप। चार तारीख के बाद आज पूरा देश बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है देश कि 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। और भाइयों, उस 400 के अंदर मेरी सोनीपत की लोकसभा सीट, ये कमल का फूल, ये 5 लाख के मार्जिन से भाइयों आप लोगों ने संकल्प लिया है, जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। ठीक है, कह दो ना प्रधानमंत्री जी को, कह दो
मैं कहा 5 लाख का संकल्प लिया है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। माताएं बैठी हैं, माताएं कह दूं प्रधानमंत्री जी को हाथ खड़ा करके बताइए, बोल दियो। कुछ हमारी माताएं पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही, पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही, सभी हाथ खड़ा करके एक संकल्प ले, एक एक वोट डलवाएंगे भी, रिश्तेदारों को भी कहेंगे अगर मेरी जाने की जरूरत पड़ी तो हम जा करके भी बोलेंगे कि एक एक वोट मोदी जी को। ये भारत, ये हमें सशक्त भारत जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमने ये काम करना है। आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें, मजबूत रहें, ये सुरक्षित भारत मिले, मजबूत भारत मिले, इसके लिए हमने काम करना है। आज गरीब की सशक्तिकरण की भी बात हो रही है। और भाइयों, अभी हमारे मोहनलाल जी बात कह रहे हैं कानून व्यवस्था की। मैंने अधिकारियों को बुला करके बोल दिया है, मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी इस प्रकार के गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी कड़ी से कड़ी कानून के दायरे के अंदर आकर के आप सजा दे सके, उसको बख्शने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कही है, नहीं क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, परंतु 4 तारीख के बाद भाइयों स्थिति ऐसी कर देंगे कि वो याद रखेंगे कि हमने कहां पाला पड़ा था, कहां नहीं पड़ा था। मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो आप वर्गा हूं और आज यहां से ये नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूं, अमित शाह जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूं, जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूं, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूं। और ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं बख्शने वाला नहीं हूं किसी को, कभी बाद में कहे मेरे को। भाइयों, मजबूती से आप लोग लगिए, कमल का फूल खिलाइए। अधिकारियों को भी हमने कहा है कि हमारे किसी व्यक्ति को दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े, उसका अगर जायज काम है वो काम करना आपकी ड्यूटी है। अगर वो चक्कर काटेगा और मेरे पास आ गया तो चक्कर उसके कट जाएंगे, अधिकारी के, इनके नहीं कटेंगे। ये स्पष्ट रूप से हमने कहा है। तो भाइयों, एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा चंडीगढ़ के अंदर है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप जब मर्जी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मालूम भी है आप इतनी भारी संख्या के अंदर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। अब की बार, अब की बार, अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। ये अरुणा सियाग जी भाजपा नेत्री है, हमारी राजस्थान झुंझुनू से आई, बहन जी का स्वागत। और सोनिया मोर जो हमारी जिला की महिला मोर्चे के अध्यक्ष है, बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर आई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, नाम सिंह सोनी जी को जय श्री राम।